हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एजुकेशन गाइड। आज से हम अपनी पॉलिटिकल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या है डाइवर्सिटी। हमारा जो कंटेंट रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जो भी एनसीईआरटीज़ में कहानियाँ होती है ना, वो इसमें नहीं है। ठीक है, सारी काम की चीज़ें हैं और इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ इग्नोर करने लायक नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डाइवर्सिटी मीन्स विविधता की अगर बात करें तो ये होता क्या है। डाइवर्सिटी इन सिंपल वर्ड्स, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं हम, अलग अलग तरह से रहते हैं, अलग अलग प्रकार से हम त्योहार मनाते हैं, हम अलग अलग तरह से खाना बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो क्या है, ये है डाइवर्सिटी। इसको हम विविधता बोलते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचेंगे तो हम वास्तव में एक ही हैं, क्योंकि हम अलग अलग तरीक़ों से भले ही करते हैं लेकिन चीज़ें तो हम सेम ही करते हैं। ठीक है, अब हम विविधता को समझेंगे कैसे। तो देखो, करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और जो कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, हर लोगों के पास नहीं थे, तो भी तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है, कैसे जाते थे? या तो हम जहाज में जाते थे, या हम घोड़ों पर बैठकर, ऊँट पर बैठकर, या फिर हम पैदल चलकर भी जाते थे। ठीक है, अब तब लोग नई नई जगह पर बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा चेंजमेंट आता था। क्यों? कुछ चीज़ें तो वो अपनी पुरानी ही कंटिन्यू रखते थे। ठीक है, कुछ तो वो पुरानी ही रखते थे और कुछ वो नई जगह के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते थे। तो इसी वजह से उनकी जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनकी भाषा है, उनका धर्म है, उनका खान पान है, रहन सहन है, इसमें चेंजमेंट होता चला जाता था। ठीक है, और इसी वजह से उनकी जो संस्कृति है, आदान प्रदान होता रहता था और एक मिश्रित यानी जो मिली जुली संस्कृति है ये उभर कर सामने आती थी। अब फॉर एग्जांपल देखो, कोई नई फैमिली है, ठीक है, और ये शहर में गई, वहाँ पे इन्होंने शहर के अकॉर्डिंग चीज़ें करना शुरू किया। कुछ चीज़ें इन्होंने न्यू स्टार्ट करी, मतलब कुछ नई संस्कृति, जैसे कि लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई, इनका रहन सहन चेंज हुआ। लेकिन इन्होंने लोगों को देखा, अब उन लोगों ने भी तो इनको देखा होगा, इनकी भी चीज़ तो किसी ने अडॉप्ट करी होगी। ठीक है, इसी वजह से जो मिश्रित यानी जो मिली जुली संस्कृति है ये हमारे सामने उभर कर आती है। ठीक है, और देखो, अगर हम दो अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि जो सांस्कृतिक प्रभाव है ये किस तरह से हमारे जीवन को आकार देते हैं। ये सिर्फ ऐतिहासिक और भौगोलिक, ये कई टाइप के होते हैं, ये हर तरह से हमारे जीवन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, कई जगह काफ़ी ठंड है, ठीक है, तो वो एरिया, और कई जगह काफ़ी गर्मी है, तो उस एरिया में, दोनों एरियाओं में डिफरेंस मिलेगा। वहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, उनका भोजन भी अलग होगा, उनका रहन सहन भी अलग होगा। ठीक है, दोनों का अलग होगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको हम ना दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जो भारत के दो भाग हैं, लद्दाख और केरल, इनके उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विविधताएं ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर लद्दाख की बात करें, ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में, ठीक है, क्या है, पहाड़ी है, पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है, रेगिस्तानी से मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पे गर्मी होगी, ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। ओके, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे खेती बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम संभव है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, और यह जो इलाका है काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका हुआ होता है। बर्फ़ से ढका होता है तो ऑब्वियस सी बात है
पेड़ भी नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, फसल भी बहुत कम होगी। और जो ये लोग पीने का जो पानी है ना, इसके लिए ये जो बर्फ़ पड़ती है उसके पिघलने पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, गर्मी के महीनों में जो बर्फ़ ऊपर से पिघल कर आएगी ना, उस पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ के लोग, अब इनकी जो आजीविका का जो साधन है, अब खेती तो यहाँ पे इतनी होती नहीं, तो ये कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं जिनकी वजह से इनकी जो आजीविका है वो चलती है। तो ये ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, और यह ऊन बहुत कीमती होती है। और इसी से जो पश्मीना शॉल है वो बनती है। और इसी रीज़न से अब ऊन कीमती है तो शॉल भी कीमती होगी, ओबियस है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। ठीक है, किन को बेचते हैं? कश्मीर के व्यापारियों को। और मुख्यतः कश्मीर में ही जो पश्मीना शालें हैं वो बुनी जाती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम बहुत पूछे गए हैं कि जो पश्मीना शॉल है ये कहाँ बुनी जाती है। ठीक है, और यहाँ के लोग किस चीज़ को पालते हैं, किस चीज़ का पशुपालन करते हैं। ठीक है, तो बकरियाँ पालते हैं और बकरियों से ऊन प्राप्त होती है। और यहाँ के लोग जो दूध से बने पदार्थ है जैसे कि मक्खन है, चीज़ है और जो मांस है, ये चीज़ें खाती हैं। और हर परिवार के पास कुछ गायें, बकरी या होती है, क्योंकि ये ही इनके आजीविका का साधन है। ठीक है, और रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो व्यापारी है आने के लिए आकर्षित नहीं हुए होंगे, बल्कि लद्दाख तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा मार्ग माना गया था, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर जो मध्य एशिया के काफिले हैं, ठीक है, मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसको आज हम तिब्बत बोलते हैं। ठीक है, और लद्दाख के रास्ते से ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत आया था। ठीक है, यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ आया था? तिब्बत आया था, लद्दाख के रास्ते से। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। ठीक है, अब लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध और मौखिक संग्रह है। और जो तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और इसको मुस्लिम और बौद्ध दोनों धर्म के लोग गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केरल के बारे में। जो केरल है ये दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पर अलग अलग प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, ये उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह अक्सर व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना था। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें, अरबी है और यहूदी ये केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए थे। और भारत में जो ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे इग्नोर करने लायक नहीं है, सारी टू द पॉइंट है। तो हमें सारी चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है और याद भी करनी है। ठीक है, अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बसे थे और जो इबन बतूता इन्होंने करीब 700 वर्ष पहले ये यहाँ पे आए थे और इन्होंने अपनी यात्रा वर्ता में मुसलमानों के जीवन का विवरण करते हुए लिखा कि मुसलमान जो समुदाय है उसको यहाँ पर काफ़ी बड़ी इज्जत थी। ठीक है, उसके बाद जो केरल में जो त्यौहार मनाया जाता है वो ओणम मनाया जाता है। ठीक है, और इसको कैसे मनाया जाता है? इसको जो एक विशेष आकर्षण है ना वो है नाव प्रतियोगिता। ऊपर पिक्चर भी है, 1 मिनट देखो, ये ओणम फेस्टिवल था और उसकी पिक्चर है ये। ठीक है, नाव प्रतियोगिता की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो वास्को डी गामा है ना, ये भी पानी के जहाज से भारत पहुँचे थे और तब ये भारत आए थे ना, तब ही
पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का जो समुद्री रास्ता है उसको जाना था, ठीक है। और ये जो ऐतिहासिक प्रभाव है, इनके कारण केरल में बहुत धर्मों के लोग यहाँ पर आए। यहूदी भी आए, इस्लाम भी आए, बौद्ध धर्म भी आया, ईसाई भी, हिंदू भी। इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे धर्म आए और सभी इन धर्मों का पालन करते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे सभी धर्मों को काफ़ी रिस्पेक्ट थी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि मुसलमान समुदाय को ज़्यादा इज्जत प्राप्त थी, ठीक है। फिर जो चीन के व्यापारी भी केरल आए थे, ठीक है, चीन पीछे नहीं रहने वाला, ठीक है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे और यहाँ पर जो मछली पकड़ने के लिए जाल यूज किए जाते हैं ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ चीनी जालों से मिलते हैं और उन जालों को चीनावला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा कि चीनावला क्या है, तो क्या है, मछली पकड़ने का जाल है। और जो तलने के लिए लोग बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं ना, उनको चीना चट्टी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तलने के लिए बर्तन यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चीना चट्टी बोलते हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि चीना चट्टी क्या है, ठीक है। अब जो चीन शब्द है इस बात की ओर इशारा करता है कि इन जो चीज़ों की उत्पत्ति है कहाँ हुई होगी, चीन में, ठीक है। नेक्स्ट है विविधता में एकता। अब देखो, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, विविधता है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने सोचा था कि हम फूट डालेंगे और राज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म, भाषा और अक्षेत्रों के लोग रहते हैं, तो हमारे लिए इजी रहेगा। लेकिन अलग अलग धर्म, भाषा और अक्षेत्रों के जो महिला और पुरुष है ना, उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए थे, ठीक है। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे वो जेल में गए थे और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से उन्होंने विरोध किया था। अंग्रेजों ने सोचा था कि फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें विविधताएं हैं, इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। लेकिन लोग एकजुट हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी स्वतंत्रता में कामयाब हुए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के जो झंडे की परिकल्पना है वो की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करा था, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, ठीक है। हम हर विश्वास को मानते हैं, ठीक है, हर रीति रिवाज को अपनाते हैं, ठीक है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो अनेकता में एकता है ये विचार किसने दिया था। भारत की जो खोज पुस्तक है इसके राइटर कौन है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सारे सिर्फ टू द पॉइंट है, कहानी बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।